रात का समय था। टीपू अंधेरे के रास्ते में चला जा रहा था। धर्मपुर राज आने वाला था। उससे पहले एक घना जंगल पड़ता था। तभी उसकी नज़र एक बरगद के घने पेड़ पर पड़ी। मैं बहुत थक गया हूँ, क्यों न सामने वाले पेड़ के नीचे आराम किया जाए। इसके नीचे बैठने से पहले मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। टीपू ने हैरानी से इधर उधर देखा कि किसने आवाज़ दी। तभी उसकी नज़र पेड़ पर पड़ी। वहाँ एक तोता बैठा था। वो टीपू को ही देख रहा था। तुम तो तोता हो, तुम इंसानी आवाज़ में कैसे बात कर सकते हो? इस बात के कोई मायने नहीं है। मेरा एक सवाल है, अगर तुम इसका जवाब दे दोगे, उसके बदले में तुम्हें सोने चांदी के खजाने का पता बता दूंगा, और अगर नहीं दोगे तो तुम्हें पत्थर का बना दूंगा। जैसे ही वो भागने को हुआ, वो अपनी जगह से हिल भी नहीं सका। अब तुम यहाँ से मेरे सवाल का जवाब दिए बगैर नहीं जा सकते। ठीक है, पूछो तो फिर। सवाल यह है कि एक तरफ तुम्हें एक हीरे से भरा हुआ कलश दिया जाए, वहीं दूसरी तरफ तुम्हें एक दूसरा खाली कलश दिया जाए। तुम बताओ, कौन सा कलश लेना पसंद करोगे? मुझे नहीं पता था कि तुम इतना आसान सा सवाल पूछोगे। जाहिर सी बात है कि मैं हीरे से भरा हुआ कलश ही लेना पसंद करूंगा। ऐसी बात करते हो। धर्मपुर नगर का राजा पृथ्वी सिंह अपने महल में बेचैनी से टहल रहा था कि तभी उसकी पत्नी आकर उससे बोली, क्या हुआ जी? आपके चेहरे पे यह चिंता की लकीरें क्यों दिखाई दे रही है? अब तुम्हें क्या बताऊं रमा, कल दूसरे राज्य में मेरा एक गुप्तचर कोई संदेश लेकर मेरे पास आने वाला था। वो अभी तक मेरे पास नहीं पहुंचा। तभी राजा पृथ्वी सिंह का मंत्री दौड़ते हुए राजा पृथ्वी सिंह के पास आकर बोला, महाराज महाराज, जिस बात का डर था वही हुआ है। पहेलियां मत बुझाओ मंत्री, सीधे सीधे बताओ कि आखिरकार क्या हुआ है। महाराज, हमारे गुप्तचर टीपू को कल रात हमारे राज्य के कुछ नागरिकों ने उसी रास्ते से महल की ओर आते हुए देखा था, जिस रास्ते में वहीं बरगद का घना पेड़ पड़ता है। महाराज, यह सुनकर राजा पृथ्वी सिंह के चेहरे पर चिंता की लकीरें और दिखाई देने लगी। जाओ, सारे राज्य में ऐलान कर दो कि सभी राज्यवासी मेरे महल के सामने एकत्रित हो जाए। मैं एक जरूरी ऐलान करना चाहता हूँ। सुनो सुनो, एक जरूरी ऐलान। कुछ देर में सारे धर्मपुर वासी महल के सामने एकत्रित हो गए। कुछ देर में सारे धर्मपुर वासी महल के सामने एकत्रित हो गए। राजा अपने महल की छत पर सभी लोगों से खड़े होकर बोला, धर्मपुर के वासियों, आज मैं यह ऐलान करता हूँ कि तुम में से कोई भी व्यक्ति उस घने जंगल के रास्ते से नहीं जाएगा। मैं ही आएगा जिस रास्ते से वहाँ घना जंगल पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति वहाँ से आता हुआ या जाता हुआ दिखाई दिया तो तुम सबको कर्तव्य है कि उसे वहाँ जाने से रोके। इतना कहकर राजा अपने कमरे में बेचैनी से टहलने लगा। राज्य का एक गांव वे कुछ लोग बातें करते हुए, भाई, अब तो दिन में भी पेड़ वाले रास्ते के सामने से जाने में डर लगता है। हाँ, सही बोल रहे हो भाई। हमने सुना था कि जो राजा जी का गुप्तचर था, वो भी उस तोते का शिकार हो गया। फिर सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन राजा ने सभा बुलाई और सबको बुलाया। कहते हैं कि उस बरगद के पेड़ के ऊपर एक सुंदर सा तोता रहता है, जो लोगों से एक अजीबोगरीब सवाल करता है और निर्दोष मासूम इंसानों को पत्थर बना देता है। आपने सही सुना है। तो ऐसा कोई नहीं है जो राज्य को उस तोते के अजीबोगरीब सवाल
उस सवाल के आतंक से मुक्ति दिलाए। हाँ महाराज, यह जो तोता अजीबोगरीब सवाल करता है, इससे लड़ने का कोई तरीका दिखाई नहीं दे रहा। जो कोई भी व्यक्ति उस रास्ते पर जाता है वो पत्थर हो जाता है। पिताजी, मैं जाऊंगा। उस तोते के अजीबोगरीब सवाल का जवाब मैं दूंगा और हमारे राज्य को उस तोते के आतंक से मुक्ति कराऊंगा। नहीं राजकुमार, ऐसे तुम उस तोते के माया जाल से नहीं लड़ पाओगे। उस बरगद के पेड़ के बारे में तो तरह तरह की अफवाह मैंने भी सुन रखी है। आखिर इसका क्या रहस्य है? नहीं, ऐसी गलती मत करना। वो कोई साधारण तोता नहीं है, एक मायावी तोता है। अगर ऐसी बात है तो फिर मैं अपने राज्य की प्रजा को उस जादुई तोते से मुक्ति दिलाऊंगा। पिताजी, मुझे मत रोको। मैं भी उस तोते के श्राप को जानना चाहता हूँ और उसके श्राप से अपने राज्य को मुक्ति कराना चाहता हूँ। मैं भी आपके साथ चलूंगी। आप हमारे राज्य के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं तो मेरा भी तो कुछ कर्तव्य बनता है। मुझे लगता है यह वही मासूम निर्दोष इंसान है जिन्हें पत्थर बना दिया गया है। क्या बात है! अब तक तो राजा पृथ्वी सिंह की प्रजा और कुछ मूर्ख इंसान ही यहाँ पर आते थे। आज तो महाराजा का बेटा और उनकी पत्नी स्वयं यहाँ पधारे हैं। क्या बात है! मैंने सुना है कि तुम यात्रियों से एक अजीबोगरीब सवाल करते हो और पत्थर बना देते हो उन्हें। हाँ, तुमने सही सुना। क्योंकि वह मेरे सवालों का जवाब नहीं दे पाते तो मैं उन सबको पत्थर का बना देता हूँ। अच्छा, पूछो, क्या सवाल पूछना चाहते हो? सवाल यह है कि एक तरफ तुम्हें एक हीरे से भरा हुआ कलश दिया जाए, वहीं दूसरी तरफ तुम्हें एक दूसरा। अच्छा, पूछो, क्या सवाल पूछना चाहते हो? सवाल यह है कि एक तरफ तुम्हें एक हीरे से भरा हुआ कलश दिया जाए, वहीं दूसरी तरफ तुम्हें एक दूसरा खाली कलश दिया जाए। तुम बताओ कौन सा कलश लेना पसंद करोगे? यह तो बहुत ही आसान सवाल है। इसका उत्तर तो आप आसानी से दे दोगे। जाहिर सी बात है, कोई भी इंसान खाली कलश क्यों चुनेगा? वो तो हीरे का ही कलश चुनेगा। पर नहीं गोपी, कुछ तो रहस्य है इसमें। मैं खाली कलश चुनूंगा। तुम पहले इंसान हो जिसने सही उत्तर दिया, लेकिन शायद तुम नहीं जानते कि जो खाली कलश है वो जादुई है। इसके द्वारा तुम एक जंगल में पहुंच जाओगे। मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा। मैं भी जानना चाहती हूँ कि उस जंगल में आखिर ऐसा क्या है। मैं भी जानना चाहता हूँ उस जंगल में ऐसा क्या है जिससे तुम सभी लोगों को पत्थर का बना देती हो। अचानक उस कलश से एक रोशनी सी निकली और एक रास्ता बन गया। राजकुमार रुद्र समझ गया कि अंधेरे जंगल में जाना का रास्ता यही है। राजकुमार रुद्र अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर सीधे उस रास्ते के अंदर चला गया। कुछ पलों में राजकुमार रुद्र और उसकी पत्नी ने स्वयं को एक बड़े ही भयानक जंगल में पाया, जहां उसको के वृक्ष किसी राक्षस की भांति मालूम पड़ रहे थे। यह कैसा जंगल है राजकुमार रुद्र? यहाँ तो अंधेरे के अलावा कुछ भी नहीं है। क्या यहाँ पर सूरज नहीं निकलता? गोपी, इस जंगल में हमारे अलावा भी और भी इंसान हैं मालूम पड़ते हैं। हमें तुरंत वहां जाकर देखना चाहिए। लगता है उन्हें मदद की आवश्यकता है। राजकुमार रुद्र गोपी को लेकर आवाजों की दिशा की ओर चलने लगा। कुछ देर के बाद वे दोनों एक जगह पहुंचे। वहां एक मोटी सलाखों का पिंजरा दिखा। उन पिंजरा के अंदर बहुत से लोग बंधे थे। तभी उनमें बंद टीपू राजकुमार रुद्र की ओर देखकर बोला, आप तो राजकुमार रुद्र है ना? रुद्र है, महाराज पृथ्वी सिंह के बेटे हैं। मेरी मदद कीजिए, मुझे यहाँ से निकालिए। मैं टीपू हूँ, मुझे निकालिए। तुम तो टीपू हो जिनका महाराज आज इंतजार कर रहे थे। तुम यहाँ कैसे आए? हाँ राजकुमार, मैं
वही टीपू हूँ। उस जादुई तोते ने मुझे सवाल पूछा और मैंने उसका उत्तर दिया। अचानक मैंने स्वयं को इस गुफा के अंदर पाया, जहाँ मेरी ही तरह और भी बहुत से इंसान बंद है। राजकुमार रुद्र ने अपनी तलवार से जैसे ही उन सलाखों को तोड़ने की कोशिश की, अचानक उसमें से रोशनी निकलने लगी। राजकुमार पीछे गिर गया। अचानक पिंजरा गायब हो गया और साथ ही साथ आवाज भी। राजकुमार रुद्र और गोपी दोनों कुछ दूर आगे चलकर तभी उन्हें एक सुंदर तालाब दिखाई दिया। तालाब के किनारे एक पेड़ के पास एक बूढ़ा आदमी गुमसुम उदास बैठा हुआ था। लगता है तुमने उन सलाखों को तोड़ने की कोशिश की थी। आपको कैसे पता उन सलाखों के बारे में? मुझे पता है, जो कोई उस सलाखों को तोड़ने की कोशिश करता है वह यहीं पहुंच जाता है। आखिर इन सब का क्या रहस्य है? कहते हैं आप दोनों जिस भयानक जंगल के रास्ते से आए हो, किसी समय वह बहुत ही सुंदर जंगल हुआ करता था। उस समय यहाँ पर एक जंगल का राजा वास करता था, मगर एक दिन एक तांत्रिक अधोरी बुरे इरादों से इस जंगल में आया। इसके जंगल में आते ही सब कुछ खत्म हो गया। तुम्हें अगर बाहर निकलना है और उन सबको आज़ाद करवाना है तो तांत्रिक को खत्म करना होगा। तो मुझे बताओ, वो तांत्रिक अधोरी कहाँ मिलेगा? यहाँ से कुछ दूर एक गुफा है जहाँ वो अधोरी रहता है, पर उसे आसानी से मारा नहीं जा सकता। उसकी जान एक मूर्ति में है जिसकी वह पूजा करता है। तुम्हें उसे नष्ट करना होगा, तभी तांत्रिक अधोरी का अंत होगा। मैं उसे खत्म कर दूंगा। ध्यान रखना, जब वह अपने साधन में हो तभी अंदर जाना। तुम्हें उसी मौके का फायदा उठाकर उस पर वार करना है। राजकुमार रुद्र बगैर देरी किए हुए गोपी को लेकर उस गुफा की ओर चलने लगा। कुछ देर बाद उन दोनों को गुफा नजर आने लगी। कुछ देर में वो दोनों गुफा के सामने आकर खड़े हो गए। क्या हमें अंदर जाना चाहिए? हाँ, हमें अंदर जाना पड़ेगा। क्या हमें उस बूढ़े आदमी की बात पर भरोसा करना चाहिए? गोपी, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। हमें बिना आवाज के अंदर मूर्ति के पास जाना होगा। क्रीमपट सवा तांत्रिक अपने साधन में मगन था और मंत्र बोले जा रहा था। स्वाहा हिम क्रीम प्रहट, स्वाहा हिम क्रीम प्रहट कह रहा था। राजकुमार रुद्र अपनी पत्नी से बोलता है, अभी तांत्रिक पूजा में व्यस्त है, चलो मूर्ति को तबाह कर देते हैं। स्वाहा, रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हें मार दूंगा और सभी लोगों को आज़ाद करूंगा। अब तुम मुझे मारोगे? राजकुमार की बूढ़े आदमी ने बताया था कि अघोरी की जान मूर्ति में है जिसकी वो पूजा करता है। अब तुम मुझे मारोगे तभी तुम्हारी पत्नी तुम्हें मिलेगी। मोती का सर काटते ही तांत्रिक वहीं धूल बन जाता है। राजकुमार अपनी पत्नी के साथ गुफा से बाहर आता है। राजकुमार ने देखा जो जंगल में कुछ समय पहले सा डरावना सा था, अब वो वैसा नहीं था। वे एक सुंदर सा जंगल बन गया था। राजकुमार और उनकी पत्नी वहीं पिंजरे के पास पहुंचे। वहां सभी गायब हुए लोग थे। तभी राजकुमार के पास वहीं तोता उड़ता हुआ आया और पास आकर खड़ा हो गया और वो एक राजकुमारी परिवर्तित हो गया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार। मुझे विश्वास था कि तुम उस तांत्रिक का अंत जरूर कर दोगे। एक बात समझ में नहीं आती, और तुम तो इंसानों को पत्थर बना देती थी, फिर वह सब उस पिंजरे में कैद कैसे हो जाते थे, जबकि उनकी मूर्ति तालाब के पास थी? यह सब उस तांत्रिक की माया थी राजकुमार, वह उसकी माया के कारण ही संभव हो पाता था। तभी सभी लोग पत्थर के बन जाते थे और जादू से उस पिंजरे में कैद भी हो जाते थे। और जो तालाब के पास बूढ़ा आदमी मिला था वो मेरे पिता थे। बरसों पहले उस तांत्रिक ने मुझे इस जंगल में देखा। मैं इस जंगल में उसी तालाब के पास बैठी थी अकेली। उसने मुझे देखा और मुझे हासिल करने के लिए तांत्रिक ने हमारा राज्य और इस सुंदर जंगल को ऐसा बना दिया था।
वो जानता था कि उसे कोई हरा नहीं सकता। इतना बोल के वे सुंदर राजकुमारी जंगल के अंदर चली गई। तभी एक रोशनी सी आई और एक दरवाजा बन गया। सभी लोग उनके अंदर से गंगा सभी लोग उसके अंदर से घर पहुंच गए। महल की ओर चलने लगे। पृथ्वी सिंह देखते हैं कि राजकुमारी अपनी पत्नी सहित सभी गायब हुए लोगों के साथ उन्हीं के पास आ रहे थे। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। मैं जानता था राजकुमार, तुम हमारे राज्य को उस तोते की श्राप से जरूर आज़ादी दिलाओगे। पिताजी, यह तो मेरा फर्ज था और यह सब मैं आपके आशीर्वाद और रानी लक्ष्मी के रानी गोपी के साथ से ही संभव हुआ है। वहाँ खड़े सभी लोग राजकुमारी और उनकी पत्नी की जय बोल बोल के नारे लगाते, महाराज की जय हो।